नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। क्या आपने निक दे व्रीज के आगामी फार्मूला ई खिताबों के लिए लड़ाई के बारे में सुना है? हाँ, पूर्व F1 ड्राइवर। वह अब क्या कर रहे हैं? वह फार्मूला 1 से एक चौंकाने वाले बाहरी होने के बाद महिंद्रा के साथ फार्मूला ई में वापस लौट रहे हैं। अरे वाह, यह तो अचानक हो गया। फार्मूला 1 से उनके बाहरी होने का कारण क्या था? वेल, ऐसा लगता है कि रेड बुल उनके ट्रैक पर प्रदर्शन से प्रभावित नहीं हुए थे। और मुझे अनुमान लगाने दीजिए, वह फार्मूला ई में अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सही? ठीक है। वह टीम की योजनाओं के बारे में काफी उत्सुक है, जिसमें वे ग्रिड पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। उन्हें विभिन्न रेसिंग परिदृश्यों में अनुकूलित होते हुए देखना दिलचस्प है। वास्तव में उन्हें अपने पिछले फार्मूला ई रेस के बाद कारों में हुए बदलाव को संगठित करने के बारे में आत्मविश्वास है। तो क्या हम यहाँ एक संभावित वापसी की कहानी को देख रहे हैं? बिल्कुल। सभी उथल-पुथल के बावजूद दे व्रीस एक और फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप जीतने पर केंद्रित हैं। बेशक, हमारे सुनने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही रहस्यमय होगा, क्या नहीं? बिल्कुल, उसकी यात्रा का पालन करना बहुत रोचक होगा। मोटर उत्साहित लोगों का स्वागत है। आप यहाँ अपने अपने हमसे एंजो के साथ हैं। और मेरे साथ शामिल हो रही हैं मैं, विलियम। नमस्ते। हम आपको रेसिंग की दुनिया से नवीनतम खबरें लाते हैं, हर रोज आपके पसंदीदा चैनल F1 के लिए जज्बा पर। सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप सभी घटनाओं के बारे में अपडेट रहें। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप किसी भी कार्रवाई से वंचित न रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विलियम टर्नर। तो सुनने वालों, तैयार हो जाइए, पूरी गति से चलने का समय आ गया है। निक दे व्रीस के लिए दिलचस्प घटनाओं का बदला हुआ है, क्या नहीं? उनका फार्मूला 1 से बाहर जाना दर्द के बावजूद उनके लिए नई अवसरों की दुनिया खोलने लगा है। वास्तव में यह एक झटका था, खासकर जब हम देखते हैं कि उनका फार्मूला 1 करियर कितनी अचानकता से समाप्त हुआ। उनके बाहर जाने का आधिकारिक कारण क्या था? वैसे तो लगता है कि उनकी टीम रेड बुल ने मध्य सीजन में उन्हें डेनियल रिकार्डो के साथ बदलने का फैसला किया, जो व्रीस के बोर्ड पर कम अंक और कुछ महंगी गलतियों के कारण प्रभावित हुआ। यह एक कठिन चीज होगी थी, खासकर जब हम देखते हैं कि यह उनके घरेलू रेस से पहले हुआ। हाँ, और पैडॉक में कई लोगों ने अपने असहमति का आवाज उठाया, फैसले को जल्दबाजी समझते हुए। लेकिन व्रीस हमेशा के लिए पेशेवर अपनी ध्यान को भविष्य पर मोड़ दिया। और वह भविष्य फार्मूला ई के साथ है, सही है ना? ठीक ही। मर्सिडीज के साथ सफल अवधि के बाद वह अब महिंद्रा के साथ फार्मूला ई में वापसी कर रहे हैं, जो एक टीम है जो ग्रिड में अपना स्थान बनाने के लिए उत्सुक है। यह निश्चित रूप से रोमांचक होगा देखना कि उसकी यात्रा यहाँ से कैसे खुलती है। बिल्कुल। दे व्रीस ने हमेशा प्रभावशाली सहनशीलता और अनुकूलता दिखाई है। देखना दिलचस्प होगा कि वह इसे अपने नए प्रयास में कैसे उपयोग करते हैं। दे व्रीस को अपने करियर परिवर्तन पर सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने उल्लेख किया है कि हर चरण उनकी यात्रा में एक नया अध्याय है। वह महिंद्रा में अपने बदलाव के बारे में काफी उत्साहित दिखते हैं। हाँ, यह सब दृष्टिकोण पर निर्भर करता है ना? और एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर। लेकिन सवाल यह है, वह हाल के समय में महिंद्रा के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? ठीक है, बीते 2022 सीजन में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद उन्हें फार्मूला ई में टीम के मजबूत वंशजता की जागरूकता है। कुछ साल पहले ही वे चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर समाप्त हुए थे। यह सच है
लेकिन उन्हें ज़ेन 3 नियमों के संक्रमण के साथ संघर्ष करने की जरूरत थी। दे व्रीस इसे कैसे देखते हैं? यह एक बहुत अच्छा बिंदु है, लेकिन ऐसा लगता है कि दे व्रीस को महिंद्रा के टीम प्रिंसिपल और सीईओ फ्रेडरिक बर्ट्रांड द्वारा बताए गए दृष्टिकोण से काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने टीम को ऊपरी स्तर पर ले जाने के लिए एक रोड मैप की बात की है और मानते हैं कि टीम के मूलभूत सिद्धांत स्थिर हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें टीम की वापसी करने की क्षमता पर विश्वास है। आगामी सीजन में होने वाले परिवर्तनों और नई भर्तियों के साथ देखना दिलचस्प होगा कि वे आगामी सीजन में कैसे उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही। उन्हें फॉर्मूलाई नियमों के संशोधन की तैयारी से विशेष रुचि है। यह स्पष्ट है कि नाइक दे व्रीस इस कदम को मोटर स्पोर्ट की दुनिया में अपनी रोमांचक यात्रा के एक और अध्याय के रूप में देख रहे हैं। दे व्रीस को फॉर्मूलाई माइंडसेट में वापस समायोजित होने की चिंता नहीं है। वास्तव में वह वेलेंसिया में होने वाले प्रीसीजन टेस्टिंग की तत्परता से इंतजार कर रहे हैं, जो केवल 1 महीने से कम समय में होने वाली है। बिल्कुल सही। और क्या उन्हें चिंता है कि उन्हें श्रृंगार में बदलाव हुए हैं जब उन्होंने श्रृंगार में अंतिम बार रेस खेली थी? बिल्कुल नहीं। वह इन परिवर्तनों और चुनौतियों को स्वीकार करने के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार परिस्थितियां हमेशा बदल रही होती हैं और एक ड्राइवर के रूप में आप हमेशा इन परिवर्तनों को समायोजित करते हैं और उनकी पूर्वानुमानी करते हैं। ऐसा लगता है कि उनका मनोवृत्ति बहुत ही समायोज्य है। वह फॉर्मूलाई में अपने वापसी के बारे में और क्या कहते हैं? उन्हें वापसी करने पर बहुत उत्साह महसूस हो रहा है, जहां उन्हें परिचित माहौल मिलेगा। दे व्रीस ने फॉर्मूलाई पैडॉक और वर्षों के दौरान उनके बनाए गए संबंधों को पारिवारिक माहौल के रूप में उद्धरणित किया है, जिसे उन्होंने याद करने की इच्छा रखी है। मैं सोच सकता हूं कि यह वापसी की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बना देगा। आगामी सीजन के लिए उनके लक्ष्य क्या हैं? उनके लक्ष्य संकेत स्थल बदल सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य वही रहता है। उनका इरादा है कि वह एक और फॉर्मूलाई विश्व चैंपियनशिप जीतें। उनके खुद के शब्दों में, जब आपके पास एक होता है तो कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। कुछ भी एक अंतिम लक्ष्य नहीं होता है और यह हमेशा एक निरंतर प्रक्रिया होती है। वह निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी हैं। उनकी प्रेरणा और संकल्प के साथ यह देखना रोचक होगा कि वह आगामी सीजन में कैसे उपयुक्त होते हैं। हाँ, वास्तव में वह खुद को बहुत ही यथार्थवादी व्यक्ति कहते हैं, लेकिन वह आशावादी हैं कि वे एक स्थिति की ओर बढ़ सकते हैं जहां वे फिर से चैंपियनशिप के लिए लड़ सकते हैं। दे व्रीस के करियर परिवर्तन पर उनके दृष्टिकोण को देखना बहुत रोचक है। उनकी सकारात्मक दृष्टि, अनुकूलता और अविनाशी महत्वाकांक्षा उन्हें वास्तव में अलग बनाती हैं। यह वास्तव में है। हमने बार बार देखा है कि मोटर स्पोर्ट की दुनिया में ये गुण कितने महत्वपूर्ण होते हैं और यह लगता है कि वे उसे फॉर्मूला ई में वापसी में उत्कृष्ट ढंग से काम आ रहे हैं। हाँ, पैडॉक में पारिवारिक वातावरण से लेकर उसकी एक और चैंपियनशिप जीतने की अग्रणी भावना तक स्पष्ट है कि वह तैयार है, चाहे ट्रैक उस पर कुछ भी फेंके। बिल्कुल सही। जैसा कि वह कहते हैं, जब भी वह ट्रैक पर होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं। यह एक चलता जाता लक्ष्य है और महत्व यही है कि सतत रूप से अनुकूलन और पूर्वानुमान करें। यही मानसिकता है जिसे वह अपनी यात्रा के इस नए अध्याय में ले जा रहे हैं। उनकी यात्रा निश्चित रूप से देखने योग्य है। आगामी सीजन में इसका विकास कैसे होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हाँ, हम निश्चित रूप से इस पर नजर रखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फॉर्मूला ई में हर मोड़ और मोड़ पर अप्रत्याशित उत्साह की लहर ला सकता है। लेकिन अब अवधि को एक रोचक चर्चा की ओर बदलते हैं। विलियम दुनिया भर में इधर उधर खोज कर देखने और हमें बताने की क्या चर्चाएं गर्म हो रही हैं।
बिल्कुल, यहाँ देखते हैं। उपयोगकर्ता डंकन डिक्सन कॉफी ने अपने पोस्ट के साथ एक छोटी सी चर्चा प्रारंभ की है। उन्होंने कहा है, फॉर्मूला 1 ने खिताब लड़ाई की कमी के बीच सोशल मीडिया के लाभों को उलट दिया है। ओह, यह ऐसा लगता है कि यह एक एंथिल को उड़ा दिया है। यह वाकई में हुआ है। उपयोगकर्ता हेरोक्रोट ने इसके साथ जवाब दिया, वास्तव में कुछ अलग अलग चीजें कुछ साल पहले फॉर्मूला 1 के लिए सब मिल गई थीं और उस महसूस को बनाए रखना संभव नहीं है। फिर भी इसने बहुत तेजी से विकसित हुआ है। दिलचस्प दृष्टिकोण। क्या और ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़े हैं? पोलाइट एनडीसी ने कहा है, फॉर्मूला 1 के प्रशंसक होना यह मानना है कि उन्हें उन सालों के बीच धैर्य रखना होगा और दुनिया भर में हुई प्रगति उन प्रशंसकों में होती है जो उन सालों के बीच इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन फॉर्मूला 1 उन प्रशंसकों पर भरोसा नहीं कर सकता है जो महान सीजनों के बीच खर्च करेंगे। हाँ, वहाँ थोड़ा वास्तविकता का जांच परख है। हाँ, और लोल खामुल ने जोड़ा है, मेरे पास अभी भी ऐसे दोस्त हैं जो 2021 में फॉर्मूला 1 में शामिल हुए हैं। वे मुझसे कहते हैं कि यह अब कितना उबाऊ हो गया है और मुझसे पूछते हैं कि मैं अभी भी क्यों देखता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला 1 में केवल वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप की टक्कर होने पर ही रुचि है, तो आप यहाँ गलत हैं। फॉर्मूला 1 के बारे में दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आनंद लिया जा सकता है पहले आने वाले के अलावा, और अगर आप उन पर ध्यान नहीं दे सकते हैं तो फॉर्मूला 1 आपके लिए नहीं है। यह दृष्टिकोण कार्फ्स द्वारा खारिज किया जाता है जो कहते हैं, मैंने 2021 में फॉर्मूला 1 के एक समूह को परिचय दिया और उनकी एक साधारण रुचि थी। वे कुछ रेस देखते थे और सीजन के अंत के पास इसमें वास्तव में रुचि लेने लगे। फिर जब वह कैसे समाप्त हुआ तब वे सिर्फ भ्रमित हो गए और अगले साल इसके साथ जुड़े रहने का कोई मतलब नहीं देखा। ऐसा लगता है कि फॉर्मूला 1 का दृष्टिकोण काफी बहुपक्षीय है, क्या नहीं? वास्तव में यहाँ बहुत सारे भावनात्मक और नकारात्मक विचार साझा किए जा रहे हैं। यह दिखाता है कि फॉर्मूला 1 के प्रशंसकों की वास्तविकता कितनी विविध है। यह हमारे एक और रोचक एपिसोड के अंत तक पहुंचाता है, F1 के लिए जज्बा का। हमने मोटर स्पोर्ट की दुनिया में खुदाई की है, पैडॉक की गतिविधियों पर चर्चा की है और यह भी देखा है कि ऑनलाइन फैंस क्या कह रहे हैं। हमेशा की तरह यह आप सभी के साथ यात्रा करने का एक आनंद रहा है। सदस्यता लेना और अधिसूचना घंटी को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नवीनतम एपिसोड के साथ हमेशा अपडेट रहें। अपने दोस्तों को बताएं, अपने सामाजिक सर्कल में हमारे पॉडकास्ट को साझा करें। जितने अधिक लोग उत्साहित, बिल्कुल जितने अधिक लोग उत्साहित। हम एक अच्छी चाय की तरह हैं, नियमित रूप से आनंद लिया जाता है और दोस्तों के साथ साझा किया जाता है। याद रखें, हम रोजाना यहाँ हैं, मोटर स्पोर्ट की दुनिया के लिए हमारे दर्शन और जुनून को साझा करते हुए। और जब फॉर्मूला 1 की दुनिया में चीजें गर्म हो रही हैं, तो आप एक भी बीट नहीं छोड़ना चाहेंगे। हम आपके समर्थन और उत्सुक कानों के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। हमारे सुनने वाले लोग ही वह ईंधन हैं जो इस इंजन को चलाता है। इसलिए हमारे साथ बने रहें और हम आपको गहराई से विश्लेषण, रोमांचक चर्चाएं और फॉर्मूला 1 समाचार लाते रहेंगे जिन्हें आप संभाल सकते हैं। और कौन जानता है, शायद अगली बार हम यह चर्चा करें कि क्या एलियंस के पास ग्रैंड प्री होती है या नहीं। मजाक कर रहे थे, लेकिन सचमुच हमेशा कुछ नया और रोमांचक होता है। इसलिए सुनिए, हमारे साथ जुड़े और इस यात्रा में शामिल हों। एंजो और विलियम साथ में मेटल को पेडल दबाएं, सड़क पर नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है। सुनने के लिए धन्यवाद और हम आपके साथ अगले एपिसोड में फिर से बातचीत करने की उम्मीद करते हैं।